हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी। तो आज एक नए सेशन के साथ फिर हम लोग हाजिर हैं। तो हम लोग आई एम द मेंबर ऑफ डीएक्स एंड आई एम तूबा। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दूं कि डीएक्सएन के बारे में पहले बताती हूँ कि डीएक्सएन में मैं एज ऑलमोस्ट मैं खला अभी कुछ मंथ्स हुए हैं आई ज्वाइंड। तो इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जिस तरह आप पूछ रहे थे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इसके, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी आपके ब्रेन से रिलेटेड हो या आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो या आपकी फिजिकली मेंटली इमोशनली जो भी जिस इस सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा करामद है इसकी, बहुत ज़्यादा जो मेडिके वो है, इसकी जो प्रोडक्ट्स है ना वो मशरूम से बनी होती है, ठीक है। तो बहुत यूजफुल है। तो इसलिए ये आई एम अ मेंबर ऑफ डीएक्सन, मैंने कहा थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। और दूसरा है कि आई एम तूबा शाहिद और आई एम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो न्यू लोग सुन रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर के। खानों के जो ईटिंग की डिसऑर्डर होते हैं वो थ्रू हम मतलब है कि हम एज सच कि किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने बिहेवियर पैटर्न से, अपनी सारी चीज़ों से। तो जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो एक कंडीशन होती है जो कि जो आप लोगों को जिस तरह बाकी एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं या स्ट्रेस के डिसऑर्डर्स होते हैं, इसी तरह की एक कंडीशन पाई जाती है, इसको ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसके भी कुछ ऑनसेट होते हैं। अगर वो आपको लगे कि वो ज्यादा है, मतलब आपको लगे कि वो मंथ हो गया है या उसमें 15 डेज हो गए हैं, इसमें ऑन सेट्स होते हैं डिफरेंट। तो अगर आपको फील हो कि हाँ जी आप इस चीज से मतलब इस चीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है खाने पीने में और आपके न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो आप काइंडली बेटा अपना माइक जरा म्यूट कर दें। तो अगर आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में, या आपको लगे कि आप क्लिनिकली फिट नहीं हो, तो आपको ज़ाहिर है कोई ना कोई सप्लीमेंट्स तो होती हैं। हम तो डीएक्सन के अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि आपको क्या सप्लीमेंट्स यूज़ करनी चाहिए आपको अगर ईटिंग पैटर्न और अगर ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सारा इसी पर है कि पहले समझा जाए कि डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। तो इसमें एनोरेक्सिया होता है, जिसमें आप खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हो, आप खाने पीने की आपकी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। एक बुलिमिया होता है, ठीक है, जिसमें और एक होता है जी बिंज ईटिंग, यानी कि आप अपना कंट्रोल खो देते हो, आप हर वक्त खाते ही रहते हो, ठीक है। और बुलिमिया ये होता है कि आप पर्गिंग करते हो, यानी कि आपको लगता है नौसिया भी नहीं आ रही, वॉमिटिंग भी नहीं आ रही, खाई हुई चीज़ को दोबारा खाना कि वो सही खाई गई है कि नहीं, दोबारा निगलना, दोबारा स्वेलो करना होता है कई लोगों की आदत ना, यार लगता है सही चबाई नहीं गई, खाई नहीं गई। इसके अलावा जो ARFID होता है वह अवॉइडेंस होता है, यानी खाने पीने से परहेज करना। ये मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स हैं जो होते हैं, और ये ब्रेन गट का इसका कनेक्शन ऑफ कोर्स एक साइकिल, स्ट्रेस साइकिल हमारी हो जाती है और सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो अगर डीएक्सएन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इसमें स्पायरुलिना बेस्ट है, ठीक है, स्पायरुलिना हम यूज़ करते हैं। और इसमें आपके जो स्पायरुलिना क्या है, स्पायरुलिना बेसिकली एक पाउडर फॉर्म में भी है, एक मशरूम्स हैं, और एक टैबलेट फॉर्म में भी है, ठीक है। इसमें आयरन भी होती है, विटामिन्स भी प्रोटीन भी होती है, आपकी एनर्जी लेवल को रिस्टोर करते हैं। गैनोडर्मा क्या है, क्या गैनोडर्मा स्ट्रेस लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर कॉग्निटिव एंड एनर्जी रिकवरी के लिए अप्लायंस मेन यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ईटिंग डिसऑर्डर, ये ईटिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो जाहिर है कि आप देखें, अल्लाह पे बिलीफ तो पहला है ना, कि हम तो अल्लाह पे बिलीव करते हैं। कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम उसकी ज़ात पे यकीन रखते हुए सारी चीज़ें शुरू करते हैं। कॉर्डिसेप्स होता है, ठीक है, कॉर्डिसेप्स भी हैं, तो ये आपकी एनर्जी के लिए, इन्हांसमेंट के लिए, फटीग के लिए होता है। तो ईट एंड ड्रिंक बट डू नॉट बी एक्सेसिव, ये
वकुल्लू वशरबू वला tusrifu, यानी कि स्पिरिचुअल रिमाइंडर फ्रॉम द कुरान टू मेंटेन बैलेंस एंड अवॉइड एक्सेसिव इन नरिशमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब अगर पहली आयत को देखा जाए, थोड़ा सा मैं पीछे हूँ, कुल्लू व शरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, खाओ और पियो मगर इसराफ ना करो, बेशक अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। फिर होलिस्टिक अगर प्रीमिसेस देखा जाए तो क्या है, फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर में FEDS, ये कॉम्प्लेक्स क्लिनिकली डिसऑर्डर है। इसकी अप्रोचेस देखी जाएं तो ये आपको एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी है, यानी कि आपकी ये आपको साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, साइकोलॉजिकल रिपेयर और आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक होलिस्टिक एक इस्लामिक प्रेमिसेस के थ्रू देखा जाए कि आपको किन की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको फेड्स है यानी फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, FEDS होता है। ठीक है, आपको आपको अपने आप को ठीक करने की, ठीक है, सबसे पहले तो अपने माइंड को स्टेबल करने की यानी साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, फिर आपको फिजियोलॉजिकल अपनी बॉडी को रिपेयर करना है, फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग करनी है। वो कैसे पॉसिबल है? वो मेडिकल साइंस के थ्रू, न्यूट्रिशनल बैलेंस के थ्रू और स्पिरिचुअल वेल बीइंग के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखा जाए तो हमने क्या डिस्टरबेंस ऐसी हो जाती है जो हम पे ये एनोरेक्सिया, बुलिमिया, जो मैंने चार आपको डिसऑर्डर बताए हैं। देखिए, पहला आता है एनोरेक्सिया, आता है खाना पीना छोड़ देते हो, दुबले पतले हो जाते हो, आप हर वक्त शीशे के आगे खड़े रहते हो। बुलिमिया आ जाता है, आप बार बार स्वेलो करते हो, चबाते हो चीज को, बार बार खाई हुई चीज को निगलते हो या हजम नहीं हुई, ये भी एक डिसऑर्डर होता है। बिंज ईटिंग यानी कि आपको अपने पर कंट्रोल ही नहीं रहा, हर वक्त खाते रहे, ओवर वेट और ओबीस हो जाते हैं। अवॉइडेंस यानी कि आपने खाना पीना बिल्कुल ही हद तक छोड़ देना। एक तो रिस्ट्रिक्शन है, एक अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब होता है कि आप ना, यहाँ अवॉइडेंस ये चीज़ होती है कि आप ये जो न्यूट्रिटिव डाइट नहीं होती, ये जो आप जो बच्चे खाते हैं ये चौक वगैरह और ये चीज़ें खाते हैं, न्यूट्रिटिव जो आपकी चीज़ें होती हैं, जो ये आइस खाते हैं और ये चीज़ें खाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें आपने देखा है लोग खाना शुरू हो जाते हैं जो हमारी डाइट का, हमारे ग़िज़ा का हिस्सा नहीं है, तो ये चीज़ें हमें प्रॉब्लम करती हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हम अगर डिस्टरबेंस को डिफाइन करें तो डिस्टरबेंस क्या है, हमारे फुल जो हमारे अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिससे हम कोलैप्स कर जाते हैं। तो अगर हम इस डिस्टरबेंस को जानने की कोशिश करें तो कौन कौन सी, अगर हमारे फेड्स हो जाता है यानी कि हमें फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो इसमें बिहेवियर डिस्ट ऑफ कोर्स हमारा बिहेवियर प्रॉब्लम होगा, हमारी न्यूट्रिशन सही नहीं रहेगी हमारी बॉडी इमेज यानी कि बॉडी डिस्फॉर्मिया हो सकता है। आप हर वक्त सॉरी, आप हर वक्त अपने आप को आईने में देखते रहो, ठीक है, आप मोटे लग रहे हो, आप पतले हो रहे हो, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स का शिकार, आपको मतलब अपना सेल्फ इमेज अच्छा ना लगे, तो ये सारी चीज़ें बॉडी डिस्फॉर्मिया में आ जाती हैं कि ये भी एक डिसऑर्डर है, यानी आपको डिस्टॉर्शन शुरू हो जाता है अपने परसेप्शन में। रियल में वो नहीं हूँ जो मैं नज़र आता हूँ, अपने आप को बार बार शीशे में देखना, अपने हाथों पैरों को देखना, अपने जिस्म के पार्ट्स को देखना, यार वो सही नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए था। आपने देखा है कुछ लोग, नहीं यार मुझे लग रहा है मैं ठीक नहीं लग रहा। आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरह के हैं जो बार बार एक ही बात कहते हैं, यार मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, आज मैं लग तो ठीक नहीं रहा। तो उसमें फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। ज़ाहिर है कि आप में ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएँ, इसकी अगर ऑन सेट है, ये चाइल्डहुड से शुरू हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। जब भी आप देखें आप में या किसी में प्रॉब्लम है तो अपने फिज़िकल हेल्थ प्रोवाइडर से रब्ता करें कि आप में क्यों है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, न्यूट्रिटिव डाइट नहीं खा रहे, जो मतलब है कि ये जो घास, कई लोग फूल की पत्तियाँ खाना शुरू कर देते हैं, चॉक खाना शुरू कर देते हैं, ये कई क्या कहते हैं, चूना, रेत, मट्टी, ये भी एक डिसऑर्डर में आ जाता है। तो ये सारे हमारे जो डिसऑर्डर हैं ये हमें इमोशनल डिसरेगुलेट करते हैं। और इमोशनल डिस्टर्बेंस जो अब यहाँ पे बात की हुई है कि क्या डिस्टर्बेंस है, तो इसमें अगर देखा जाए तो
नेक्स्ट हम चलते हैं डिसऑर्डर्स की तरफ। हम वन बाय अब पहले हमने वन बाय वन पहले हम मतलब हमारी सारी बॉडी डिस्टर्ब हो गई उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, बिहेवियर इश्यूज हैं। अब हम अगर डिसऑर्डर्स की तरफ चलें तो हम हमें क्या पता चलेगा हमें एनोरेक्सिया हो गया है, या हमें ARFID द सेंसरी मैकेनिज्म अवॉइडेंस रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर ये होता है, ठीक है। अच्छा, एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया ये चीज होती है कि आपकी अब सीवियर कैलोरिक, मतलब आप जो होते हो ना, आपको ये कॉम्प्लेक्स रहता है कि आप मोटे तो नहीं हो रहे, आपको कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है, आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो अब डाइट को। आपने देखा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हर वक्त, मतलब अब सूख के कई लोग बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाते हैं, हर चीज़ खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको देखें ये जो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, एंथ्रोपोमेटिक्स न्यूट्रिशन में कहा जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब कुछ आपका कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ARFID क्या होता है? सेंसरी सेंसेस में आपके फर्क आ जाता है, आप चीज़ों को रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। यानी कि आप, मतलब आपकी जो स्मेल है ना चीज़ों की, आपकी जो टेक्सचर्स होता है, स्मेल होता है, वो आपको अच्छी नहीं लगती। वही वाली बात आ जाती है, अब वो गलत डाइट की तरफ चले जाते हो आप। एवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टेड फूड इनटेक डिसऑर्डर, यानी कि आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, आप एक ख़ास चीज़ें खाने के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ चीज़ों की स्मेल और कुछ चीज़ों के इमेजेस, कुछ चीज़ों को टेक्सचर आपको स्ट्रेसफुल कर रहे होते हैं। आप आपने देखा होगा कई कई खाने हैं वो कचनार है, जिस तरह गोभी है, कई लोगों को ये चीज़ें नहीं पसंद होती, उनके टेक्सचर उन्हें मोटिवेट नहीं कर, वो टेक्सचर देख के भाग जाते हैं, उनकी खुशबू देख के कई लोग भाग जाते हैं। कोई भी चीज़ की, कई लोग घी की खुशबू, बलाई, मतलब मुख्तलिफ, जैसे घी पक रहा हो या मक्खन बन रहा हो तो उसकी खुशबू से देख के भाग जाते हैं। तो लाइक दिस इसी तरह की आपकी फूड की अवॉइडेंस शुरू हो जाती है। इसके मार्कर्स क्या हैं? इसके ऑनसेट क्या है? बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, इसमें ग्रोथ नहीं होती, स्ट्रक्चर ग्रोथ रुक जाती है हमारी, हमारी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाती है, हम हमारी जो फिजिकल जो बिल्टअप है उसमें प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, हम लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अब ये दो हमने एनोरेक्सिया भी पढ़ लिया था, कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, और दूसरा ARIFT, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये इसकी साइकिल क्या है। अब हम ये देखते हैं क्या ट्रिगरिंग है, क्या आपको बिंज एपिसोड्स क्या चीज़ है। बिलीमिया जो नर्वस जो आपको होता है ना, एक नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ये दो आपने पहले पढ़ लिए, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हो। अब आपको ये होता है कि जो बिंज डिसऑर्डर है ना, उसमें आप इमोशनल वेट, यानी कि आप हर वक्त आप खाने पे, रिस्क ऑफ कार्डियक स्ट्रेन हो जाता है, आप खाने के बारे में सोचते रहते हो। अब आप पे कंट्रोल ही नहीं है कोई चीज़ देख के, आपने ये खाना है, आपने वो खाना है, आपने इस तरह खाना है। अब जो कंपेंसेटरी बिहेवियर है ना, वो ये है, मैं आपको बताऊं जो वॉमिटिंग, लेक्सेटिव्स, रिस्क ऑफ डेंटल इरोजेंस, यानी आपको लग रहा है कि आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि आप वो चीज़, कि आपने ये चीज़ खाई, आपको हजम नहीं हुई, आप निकलने की कोशिश कर रहे हो बार बार, वो बुलिमिया नर्वोसा होता है। अब वो बार बार खाने की कोशिश, नहीं आपको हजम नहीं हो रही, आपको लगा है आपको वॉमिटिंग की आती नहीं है वॉमिटिंग, बट आपको नौसिया और वॉमिटिंग की एक कैफियत सी हो जाती है, उसको कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। मतलब आप हर वक्त ये सोचते हो यार ये चीज़ मुझे, हाँ यार ये हजम, मुझे उल्टी आने वाली है, अभी मुझे आई आई। आप जिस तरह मेडिसिन खाते हो एंटीबायोटिक, नहीं मुझे ये हजम नहीं हुआ, आपने माइंड में बिठा लिया, आपको हजम नहीं हुई, जो चीज़ आपने माइंड में बिठा ली वो चीज़ बैठ जाती है, ठीक है। उसका क्या रिस्क होता है? आपके डेंटल, आपके दांत खराब होना, एक चीज़ को बार बार चबाए जा रहे हो, अब चीनी है उसको आप बार बार खाए जा रहे हो, ऑफ कोर्स आपकी डिस्ट्रक्शन, आप आपकी नमक से बनी हुई चीजें हैं या कैंडीज हैं, आप कई लोगों का कैंडीज का हो जाता है, तो आप वो बार बार, आपकी क्या होगा?
आपके दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेस आपको होगा, आपको बिंजी एपिसोड्स होंगी, यानी कि आपको कंट्रोल नहीं रहेगा अपने ऊपर। आपको हर वक्त अपना अपना आप आईने में देख के शेमफुल फील होगा। आप कहेंगे नहीं यार मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ, मुझे अब अच्छा लगना ही नहीं चाहिए, ये मुझे क्या हो गया, बॉडी डिस्फोर्मिया, मतलब आपको अब डिस्फोरिक कंडीशन हो गई है, आपको बॉडी पार्ट्स जहर लगने लगेंगे। तो ये चीज़ हमारी सारी स्पेक्ट्रम होता है मुख्तलिफ वेज में, जो जो हम देखते हैं ना, जिस तरह रेनबो होती है डिफरेंट वेज में, इससे 7 इसके कलर्स होते हैं, इस तरह स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब है कि हमारे मुख्तलिफ बिखरे वेज में पैटर्न्स होते हैं, कोई एक चीज़ नहीं होती, मुख्तलिफ पर्सनस में मुख्तलिफ होती। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रूट एंड द रिपल्स। इसकी क्या कॉजेस क्या है, क्यों इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, क्या वजह है, क्या वजह है कि हम इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, इन एनोरेक्सिया का, बुलिमिया का, बिंज ईटिंग का, AFRID का, क्या वजह है कि हम ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कम खाने लग जाते हैं, बार बार खाने लग जाते हैं, या रिस्ट्रिक्टिव डाइट कर लेते हैं, या हम जो आपकी, जो मैंने न्यूट्रिटिव जिनकी वैल्यू नहीं है वो चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं, उनकी टेक्सचर स्मेल नहीं अच्छे लगते। तो आपके इसमें ना ये ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, आपके केमिकल इम्बैलेंस, जिस तरह गाबा होता है, आपके जो स्टीरोनाइन होते हैं, आपके जो आपके ये होते हैं डोपामिन, सॉरी डोपामिन जो होते हैं, स्टीरोनाइन होते हैं, गाबा, आपके जितने न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो गड़बड़ होना शुरू, क्या केमिकल चेंजेस आती हैं। अब इन आपकी फैमिली पैटर्न भी, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, लड़ाई हो रही है, आपकी फैमिली पैटर्न सही नहीं है, फैमिली सर्कल्स में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, या कोई सिबलिंग्स में इश्यूज है, सोशल मीडिया आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, उसकी आपने चीज़ें अपना ली हैं, उसकी बातें अपना ली हैं, सोशल मीडिया आपको अच्छा, आपने कुछ चीज़ें गलत देखना शुरू कर दी हैं, खाने के बारे में देखना शुरू कर दिया आपको, एक्सेसिव आपको खाने के बारे में चीज़ें देखने का जुनून कई लोगों को हो जाता है। फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है, आपकी बॉडी पे क्या, देखें आपके माइंड पे क्या इम्पैक्ट होता है, आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हो, आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की यानी एक चीज खाते हो तो खाए चले जाते हो, छोड़ते हो तो छोड़ ही देते हो, अगर आपको चीज की खुशबू अच्छी नहीं लग रही तो दूर भागते हो और उस चीज को कभी देखते भी नहीं हो, लेकिन आपको लग रहा है आपकी चीज हजम नहीं हो, बार बार खाए जा रहे हो, बार बार, और रात तक वही चीज, देखेंगे ऐसा डिसऑर्डर है कि वो रात तक वही चीज खाते रहते हैं, तो उससे दांत सड़ गल जाते हैं, ब्रश नहीं करते, ब्रश ब्रश की तरफ इतना ज़्यादा इंटेंशन नहीं होता, कहें कि वो चीज़ नहीं नहीं हमें हजम नहीं हुई, वो मतलब मुख्तलिफ, ये आप फिर किस चीज़ का शिकार होगे, आप तहरे कि आप अपने, जब बॉडी टेक्सचर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप सोशली आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाओगे, आपको मेडिकल रिस्क क्या हो सकते हैं, आपको कार्डियक एरिथमिया, यानी कि आपको हार्ट बीट तेज, कभी कम कभी तेज, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बीट्स में, हार्ट बीट में इश्यूज हो सकते हैं, आपकी बोन की डेंसिटी कम हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रूट कॉज में आ सकती हैं कि अगर आप के ये ईटिंग फेड्स हो गए, जो फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, तो आप इन चीज़ों का शिकार हो जाते हो। अब कनेक्शन क्या है हमारा, हमारा गट ब्रेन का ऐसा खूबसूरत कनेक्शन अल्लाह ने बनाया है ना, कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हमें चीज़ें हजम हो जाती हैं, देखें हम जैसे सहरी कर रहे हैं अब, तो हम अभी तक भूखे प्यासे हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम, क्योंकि वो हमारा अब अभी भी तो हम रह रहे हैं ना, तो वो हमारी चीज़ हमें एब्जॉर्प्शन और सारी चीज़ें हमारी, मतलब इसके भी फवायद हैं, अगर रमज़ान के लिहाज से देखा जाए तो हमारा एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन बनाया है, लेकिन हमने वो उसको समझा ही नहीं, बायोलॉजिकल कनेक्शन को आज तक। तो हमारे जितने ब्रेन के जितने प्रॉब्लम्स हैं उससे हमारा गट बहुत मुतासिर होता है, हमें हमें यही प्रॉब्लम सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से हमें हो जाते हैं, जैसे गट माइक्रोबायोटा होता है, ठीक है, उससे आपका मूड जो होता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जो गट माइक्रोबायोटा होता है। फिर अगर आपका इन्फ्लेमेशन देखा जाए तो इन्फ्लेमेशन देखें, इन्फ्लेमेशन में आपको आपको आपका ब्रेन ही सिग्नल देता है
ये बायोलॉजिकल कनेक्शन आपको बता रही हूँ कि देखिए कितना स्ट्रांग है हमारे गट का, ब्रेन और गट का, और गट और ब्रेन का, कि हमें जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो तो हमें सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं, हमें एंजाइटी, यानी कि हमें वो चीज़ मिलना शुरू हो रही है कि हमें प्रॉब्लम शुरू हो रही है, हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। तो क्या आप जानते हैं कि 95% ऑफ स्टीरोनाइन जो होते हैं ना, वो मूड रेगुलेटर होते हैं। ऑफ कोर्स जो गट के स्टीरोनाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जैसे डोपामीन है ना हमारा हैप्पी हार्मोन है, तो स्टीरोनाइन हमारे स्ट्रेस रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लूप एक क्या चल रही है हमारे हमारे गट ब्रेन की, क्या लूप चल रही है। हमारा स्ट्रेस, हमें अगर हमें स्ट्रेस होगा तो हमारा जो गट होगा वो सारे डैमेज होगा। जब गट डैमेज होगा तो स्टीरोनिन लेवल हमारा खुद ब खुद ही कम होता जाएगा। जब वो कम होगा तो जाहिर है कि क्या चीज़ें एग्रीवेट होंगी, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, हमारी हमारे अंदर की पावर्स ख़त्म होती जाएंगी, और जो एंजाइटी स्ट्रेस है हम पे हावी होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें नुकसान, ये सारी चीज़ें हमारी हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए सारी चीज़ें नुकसानदेह। तो हमें ये प्रॉब्लम, हमारा कनेक्शन लॉस होना शुरू हो जाएगा। गट ब्रेन का एक कनेक्शन है जो बायोलॉजिकल कनेक्शन, जो एक अच्छा सा बना हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ हो जाएगा। जब वो कट ऑफ हो जाएगा तो आप खुद सोचें कि हम स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ मूव ऑन करते जाएंगे। ऑफ कोर्स अब इसमें हमें क्या क्या केयर करनी चाहिए, हम देखें कि हमें अपने गट ब्रेन को कनेक्ट रखने के लिए, हमें इन्हीं डिसऑर्डर से, फेट से बचने के लिए, देखिए हम बच नहीं सकते, कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं, उस पर हमारा कुछ डिसबैलेंसेस हो जाते हैं, उस पर हमारा अख्तियार नहीं होता। लेकिन मैंने कुछ आपको डेक्सन की प्रोडक्ट्स बताए, जैसे स्पायरुलिना है, कॉर्डिसेप्स है, ठीक है, लॉयंस मेन है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पूरे गट ब्रेन के सिस्टम के लिए लॉयंस मेन है, लॉयंस मेन एक कैंडी है। ठीक है, कॉर्डिसेप्स है, स्पायरुलिना में आपको बताया कितनी चीज़ें शामिल है, वो आपके इस कनेक्शन को मेंटेन रखती हैं, बिल्ट अप रखती हैं, और उसमें जितने भी आपके लॉस हो रहा है विटामिन का, आपकी, अगर आप लॉयंसमेन ले रहे हैं तो स्पायरुलिना ज़रूर लें, क्योंकि लॉयंसमेन आपकी ब्रेन की बिल्टअप करती है, तो उसकी वजह से थोड़े से आगे पीछे जो प्रॉब्लम हो जाते हैं वो आपकी स्पायरुलिना मेंटेन कर लेगी। तो स्पायरुलिना हम हर एक के साथ रिकमेंडेड है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब हम स्टैंडर्ड केयर देखेंगे, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन क्या होती है, किस तरह अपनी बॉडी को हम दोबारा रिगेन हील अप कर सकते हैं। अब हमने हील की तरफ, ये ट्रायंगल है, ठीक है, हमने देखना है कि हमने किस तरह एक स्मॉल ट्रायंगल से एक बिग, आप कहें कि स्कोप की तरफ जाना है, एक स्मॉल रीजन से एक बिग रीजन की तरफ हमने जाना है। हमें एक न्यूट्रिशनल हैबिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, हमें अपनी बॉडी को हील अप होने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें फैमिली थेरेपीज चाहिए, हमें इन्वायरमेंटल, हमारा जितना भी सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, कूल डाउन होना चाहिए, रिलैक्सिंग होना चाहिए। इसमें एथिकल नोट यह है कि न्यूट्रिशनल जो सपोर्ट होता है ना, वो मेडिकल फाउंडेशन इट डज नॉट, आप जितनी मर्जी दवाएं खा लो, लेकिन उसमें मेडिकल कंडीशंस आपकी उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती। यानी कि आप अगर अगर अपनी स्ट्रेस की एंटी डिप्रेसेंट्स खा लें या कुछ भी खा लें, तो वो आपकी बॉडी को इतना रिलैक्स और इतना फीडिंग, जो डिसऑर्डर्स हैं या फेड्स हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते। ठीक है, वो आपको एक हद तक आपकी एक लेवल पे जाके वो रिकवर हो सकते हैं, बट जो रिकवरी के लिए हमारी डीएक्सन की प्रोडक्ट्स हैं ना, वो एक लॉन्ग आफ्टर, कहते हैं ना, लॉन्ग लाइफ इम्पैक्ट आपकी सेहत पे डालेंगी, आपकी मेडिकल कंडीशन पे, आपकी, कहते हैं ना, आपकी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन पे, आपकी केयर पे, यानी कि आपकी कॉग्निटिव हेल्थ पे, आपकी सारी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग लाइफ, और मतलब आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। देखिए एंटी डिप्रेसेंट्स तो ये होती हैं कि आपने एक अरसे के लिए की, उसके बाद उसके आफ्टर रिलैप्स होनी शुरू हो जाती है आपकी बॉडी का, कनेक्शन हट जाता है आपकी माइंड और बॉडी का, फिर आप दोबारा विड्रॉ पर आ जाते हो, फिर रिलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इस
तरह आपकी बॉडी के साथ डिसकनेक्शन हो जाता है। बट ये जो दवाएं ना, ये कनेक्शन बिल्टअप करती हैं आपकी लाइफ लॉन्ग। आपकी स्पायरुलिना है, लॉयंस मेन है, कॉर्डिसेप्स है, ये आपके कनेक्शन। अगर आपको कॉफ़ी अच्छी लगती है, आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं। इसमें आपकी जो है कॉफ़ी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती इसमें। आपकी जो है, आप जिस तरह आम कॉफ़ी पीते हैं, वो बहुत ब्लैक कॉफ़ी होती है, बहुत हार्ड होती है, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो आप इसी तरह अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए इनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये नहीं हो रहा कि ये कोई प्रमोशन हो रही है, इट्स जस्ट लाइक ये आपकी हेल्थ का मसला है। और अपनी हेल्थ और केयर के लिए आपको चाहिए कि आप अच्छी से अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें। आप गलत चीज़ की तरफ क्यों जाएं? क्यों उन एंटी डिप्रेसेंट्स या उन अद्वियात की तरफ जाएं जो आपकी बॉडी के लिए नुकसान दें? फिर थेरेपीज की तरफ सीबीटी ऑफ कोर्स होती है, ठीक है। साइकाइट्री मॉनिटरिंग ज़रूरी है, आपकी मेडिकल जो आपकी होती है ना, जो स्टेबिलिटी, वो बहुत ज़रूरी है। अब अगर न्यूट्रिशनल सपोर्ट में वही चीज़ आपको मैंने बार बार बताई कि इसमें आपकी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, जो आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट बैलेंस है उसमें अगर आप अच्छे अपना फूड इनटेक अच्छा रखेंगे तो आपका बैलेंस, जो डिसबैलेंस है उस होने से बच जाएगा। इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होगा, ठीक है। आप अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर सकते हो। गट रिस्टोर, जो आपकी रेस्टोरेशन है उसको आप सही कर सकते हो। अपने माइक्रोबायोटा को रिपेयर कर सकते हो। वो आपकी वेग, नर्व्स और कनेक्शन, उसके साथ आपकी ये सारे कनेक्शन बिल्टअप हो जाएंगे जब आप अपनी गट की रेस्टोरेशन करोगे। तो आपकी जो माइक्रोबायोटा है ना, गट माइक्रोबायोटा, खुद ही उसका एक सपोर्ट सिस्टम बिल्टअप हो जाएगा। फिर आपकी मेंटल क्लैरिटी हो जाएगी, आपके माइंड और गट के साथ, आपकी बॉडी के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम देखें रिस्टोरिंग बैलेंस, हमें किस तरह बैलेंस को मेंटेन रखना चाहिए, क्या एडेप्टोजेंस हमें इस्तेमाल करने चाहिए। गैनोडर्मा, मैंने आपको पहले भी डीएक्सिन की प्रोडक्ट्स की, गैनोडर्मा इज़ द बेस्ट, ये रेगुलेट करता है आपको। मोरेंजी है, मोरेंजी एक भी एक आप कहें कि मशरूम है, ये प्रोटेक्टर है, आपने देखा होगा। गैनोडर्मा क्या करता है, एडेप्टोजीन्स है ये, इसकी एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, ये स्ट्रेस को, हमारे जितनी भी इम्यूनिटी बिल्टअप है, हमारी इन्फ्लेमेशन है, जो हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से जो कॉस्ट बन रही है इन सारी चीजों की, उसको बैलेंस रखेगा। देखिए, जो आप कहते हैं ना तराजू होता है जो साथ बना हुआ है, तो उसकी वजह से आपका माइंड और आपकी बॉडी, आपकी सारी चीजें बैलेंस्ड रहेंगी। ये मशरूम है बेसिकली, ये जो गैंडोडर्मा है ना, वैसे इनकी मशरूम बेस्ड होती हैं और एलोवेरा, लेकिन ज़्यादा इनमें मशरूम्स होते हैं, ठीक है। अब मोरेंसी प्रोटेक्टर होता है किस चीज़ का, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्टर, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, आपके इम्यून को स्ट्रेंथ करता है, आपके गट लाइनिंग, आपकी गट सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट आपके लिए प्रोटेक्टर है, आपकी हिफाजत। जिस तरह कहते हैं ना हमारी बॉडी पर मास्क लगा हुआ है, वो हमारी प्रोटेक्टर स्केलेटन है, हमारे ऊपर जितने मसल्स हैं, ये हमारा प्रोटेक्टर है, जो हमें डिसबैलेंस होने से, हमारी बॉडी को डीरेगुलेट डिसरेगुलेट होने से, जो आप कहते हैं ना इन्फ्लेमेट होने से, मतलब ऑक्सीडेंट जो हमारे एजेंट्स होते हैं उनको रोकने, इन्फ्लेमेशंस को, आपका इन्फ्लेमेटरी जो एजेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए नुकसानदेह हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा मोरेंसी और गैनोडर्मा यूज़ होता है। ये आपने यूज़ करना है, क्योंकि ये अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ये आप यूज़ करके देखें तो आपको, बाकी आपकी जितनी भी मेडिकल जो अद्वियात है, मेडिकल से रिलेटेड है, जिसमें ये डिप्रेसेंट्स आ जाती हैं, और भी जो डायबिटीज़ से रिलेटेड आपकी जो गट से रिलेटेड वो मेडिसिन देते हैं, वो आपको यूज़ ही नहीं करनी पड़ेंगी। ये इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। अब स्पायरुलिना क्या है, स्पायरुलिना मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एक बिल्डर होता है। जिस तरह वो प्रोटेक्टर है, तो ये बिल्डर है, बिल्ट अप करता है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, एनर्जाइज है, जिसमें आप, हम हर दवाई के साथ ही, इसमें आयरन होता है, इसमें विटामिन बी होता है, इसमें एसेंशियल जो होते हैं आपके, समझें कि सारे रीबिल्डिंग एजेंट्स होते हैं,
कैलोरिक वॉल्यूम को हमें स्टेबल रखता है। तो ये हमारे जिस तरह बैटरी नहीं होती, बैटरी को चार्ज करें तो हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, इस तरह ये आपकी बॉडी ना, जैसे कॉर्डिसेप्स है वो एनर्जाइजिंग एजेंट है, उससे आपकी बॉडी चार्ज रहेगी हर वक्त, सारा दिन आप अच्छे तरीके से काम करोगे। आप उसको मतलब आप में एक एनर्जी रहेगी, आप में एक कमबैक, मतलब एक आप में जो फटीग, और आप जो हर वक्त एक थकावट का और एक बोर्डोम का शिकार रहते हो, और आप टायर्डनेस का शिकार रहते हो, उस चीज से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमारी, जो मैंने बताई है आपको, गैनोडर्मा हो गया, मोरेंसी हो गई, स्पारोलीना हो गया, और कॉर्डिसेप्स हो गया, आप ये देखिए ये कितने एक एक रेगुलेट करता है, एक सारी हरकत में रखता है, एक प्रोटेक्टर है, आपको हिफाजत करता है। ठीक है, एक बिल्डर है जो आपकी बॉडी को बिल्टअप करता है, और एक आपकी एनर्जाइजर है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। अब हम अपने माइंड को वायर कैसे कर सकते हैं, दोबारा से हम अपने माइंड की रीवायरिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अब हमारी बॉडी खराब हो गई, हमारा बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, हमें स्ट्रेस शुरू हो गया, हमें प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, तो उसको हम दोबारा उस चीज की हम सपोर्ट, ये न्यूरो सपोर्ट है, ये जो हमारे एजेंट्स है ना, डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स, ये हमें न्यूरो सपोर्ट करते हैं, हमारी बॉडी को कॉग्निटिव हेल्थ देते हैं। लॉयंस मेन है, हमारी बॉडी को फिजिकल हेल्थ देते हैं, मेंटली स्ट्रांग रखते हैं, इमोशनली स्ट्रांग रखते हैं, क्योंकि इनका अफेक्ट कोई नहीं है, ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका कोई अफेक्ट नहीं है ना आपके माइंड पे, ना आपकी साइकोलॉजिकल ना फिजियोलॉजिकल, कोई भी इसकी डिस्टर्बिंग पैटर्न नहीं है, इश्यूज नहीं होते आपको। अगर आप न्यूरो सपोर्ट देखें तो अपनी बॉडी की रिवायरिंग का प्राइमरी फंक्शन ये है कि आप अपने नर्व्स की रीजनरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल दोबारा से उनको बहाल कर सकते हैं, दोबारा से आप अपने नर्व्स, कहते हैं ना, हमने वायरिंग सही कर दी, हमने मोबाइल की वायरिंग, हमने लैपटॉप की वायरिंग, या हमने जिसकी भी बल्ब की वायरिंग ठीक कर दी, तो वो ठीक हो गया। तो ये तो हमारी वायरिंग पर है कि हम उसको किस तरह उस वायरिंग को यूज करते हैं। कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी हैं इसमें, हमारा माइंड बहुत फ्रेश रहेगा, फोकस्ड रहेगा, हमारा अटेंशन एक जगह बिल्टअप रहेगी। हमारे इमोशनल बेनिफिट्स क्या है, हमारे मूड स्विंग्स नहीं होंगे, हमारा मूड बैलेंस्ड रहेगा, और हम कहीं हमारे ब्रेन गट का जो कनेक्शन है ना, वो बड़ा रीइंफोर्स, ये बहुत जरूरी है। हमारे ब्रेन, आपने देखा होगा अभी आपको रोजा है तो आपको ब्रेन और गट का प्रॉब्लम रहता है, माइंड में आपको ख्यालात आते हैं, आपको स्ट्रेस आउट अगर होते हैं तो आपके गट में प्रॉब्लम शुरू, मुझे खाना भूख लग रही है, या शुरू में 10 रोजे जरा मुश्किल होते हैं, 5, उसके बाद आप थोड़ा सा, आपकी बॉडी एडिक्ट होना शुरू हो जाती है, आप खाली रहने की, आपका मैदा मैदा जो है ना, आपको एडिक्शन, मतलब आपकी जो उसमें एक रूटीन पैटर्न में आ जाता है, वो पहले गट आपका बोलता है नहीं जी मुझे खुराक की जरूरत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके, जिस तरह कहते हैं ना इम्यूनिटी बूस्टर बिल्टअप हो रही है, तो इस तरह हमारी, इस तरफ हमारा गट हमें ले जाता है कि हमें आदत पड़ जाती है, हमने इस टाइम से इस टाइम तक खाना नहीं खाना, तो अभी तो हम रह रहे हैं ना, तो हम इस तरह ही अपनी बॉडी को अगर कॉन्टिन्यूसली पूरे साल अगर हम एक ही पैटर्न अपनाएं, भूखा ना रहे लेकिन हम एक ही पैटर्न अपनाएं, तो हम बहुत ज्यादा कहे कि चीजों से बच सकते हैं और रिवायरिंग कर सकते हैं। तो अगर हम इंटीग्रेटेड रिकवरी मॉडल देखें, इसमें सबसे पहले आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाती है, जो आपकी ये सारा मॉडल बताते हैं कि आपकी मॉडल क्या बोलता है। इसमें आपका साइकोलॉजिकल थेरेपी, आपकी माइंड की थेरेपी आ जाती है, आपके डीएक्सएन की यही सप्लीमेंटेशन, मैंने आपको जो 5-6 बताई है, स्पारुलिना, कॉर्डिसेप्स की कॉफ़ी भी आपको ये भी यही बताई है। ठीक है, इसके अलावा आपने ये जो लॉयंस मेन है, ठीक है, कॉर्डिसेप्स है, स्पाइरुलिना, ये मेन एजेंट्स जो मैंने आपको सारे बताए हैं। ठीक है, आप ये यूज़ करें, अपनी बॉडी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, तो यकीनन आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल बैलेंस रहेगा। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ऑफ कोर्स आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, यू नीड अ फैमिली सपोर्ट। तो डीएक्सिन की प्रोडक्ट्स हैं, वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है टू आपको फिजियोलॉजिकल,
आपकी बॉडी को, ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। देखिए, हम नहीं कहते कि कोई चीज़ की हम रिप्लेस कर रहे हैं। आपकी जिस तरह बॉडी से एक ऑर्गन, एक किडनी निकाल दें तो दूसरी किडनी तो काम कर रही है ना। आपकी बॉडी से दो किडनीज हैं, ठीक है। अगर आप किसी को किडनी डोनेट कर देते या आपकी किडनी खराब हो जाती है तो आपकी दूसरी किडनी काम कर रही है। आपको इससे ये नहीं है कि ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, अगर आपने ये नहीं की तो ये इसकी रिप्लेसमेंट डीएक्सएन ही है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इस चीज की रिप्लेसमेंट, हम डीएक्सएन डीएक्सएन तो एक लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट है। लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट है, आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट उसका लाइफ लॉन्ग है। ये आपको आपको एक कहते हैं ना, आपकी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, आपकी साइकोथेरेपी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें, आप साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर कराएं। अगर आपको डायबिटीज, ऑफ कोर्स आप दवाइयां लेंगे, ये नहीं हो सकता कि आपकी वो कंपनसेशन कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी को एनर्जी, आपकी बॉडी को विटामिन्स और आपकी बॉडी को ऑक्सीजन, आपकी बॉडी को एक पूरे न्यूट्रिशनल वैल्यू की ज़रूरत है। तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को बरकरार रखता है कि आप उन दवाइयों से आहिस्ता आहिस्ता निकलें और अपने आप को रिलैप्स होने से बचाएं। ठीक है, उसका हम ये नहीं कह रहे कि उसका हम कोई मुतबादिल कोई चीज़ बता रहे हैं।